अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम जो है अप्लाइड एनाटॉमी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब देखेंगे और साथ में हम एब्डोमिनल भी देखेंगे। तो कोशिश होगी ये जो सारा अप्लाइड एनाटॉमी का जो सिलसिला है ये जो है मैं ना 4 से 5 वीडियोस में जो है कवर कर दूँ सारा, ठीक है। तो लेकिन इसमें हम ना सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड एनाटॉमी से रिलेटेड जो है वही देखेंगे, हम इसमें कोई डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। जो एनआरई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आप सबको जो है वो पॉइंट समझ आ जाए, और जो एनआरई में आ चुका है पिछले एनआरईज में, तो वो भी हम साथ में देख लेंगे। तो फर्स्ट एड को लेकर चलूंगा मैं, और कुछ अपने पॉइंट्स है वो लेकर चलूंगा मैं। तो फिर हम आज जो है वो स्टार्ट करते हैं अपर लिम्ब से रिलेटेड। आज जो है एवरीथिंग में जो है वो कवर करवा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है उससे हटकर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी तो आपने देखना है कि रोटेटर कफ मसल्स कौन से हैं, ठीक है। रोटेटर कफ मसल जो है ये आपके सुपीरियर, जो आपका जो शोल्डर जॉइंट है ना उसके सुपीरियर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये 4 होते हैं। इसका निमोनिक है, इस फर्स्ट एड में दिया हुआ है, उसका निमोनिक है सिट्स, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है जी। सुप्रास्पाइनेटस। आई स्टैंड फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, ठीक है। स्मॉल टी है तो दैट्स मीन्स कि ये टीरस माइनर है, ठीक है जी। और जो लास्ट पे है एस से मतलब जो है उसका मतलब है सबस्कैपुलरिस, ठीक है जी। सबस्कैपुलरिस। अब ये सुप्रास्पाइनेटस जो है और ये जो इंफ्रास्पाइनेटस जो है ये जो है सुप्रास्कैपुलर नर्व इनको इनर्वेट करती है, ठीक है जी। इन दोनों को सुप्रास्कैपुलर नर्व इनर्वेट करती है। अब ये जो टीरस माइनर है ना मसल, इसको एक्सिलरी नर्व इनर्वेट करती है, एक्सिलरी नर्व। और ये जो सबस्कैपुलरिस है इसको जो है अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व इनर्वेट करती है, ठीक है। अपर एंड लोअर स्कैपुलर नर्व, ठीक है जी। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन आपने सिर्फ एक याद रख लेना है। इनका फंक्शन अगर मैं सेपरेट बताऊं तो सेपरेट ये है कि जो सुप्रास्पाइनेटस है ये आर्म एबडक्शन की इनिशियली करवाता है, ठीक है। इन आर्म को इनिशियली एबडक्ट करवाता है अबाउट 0 to 15 डिग्री, ठीक है। अब ये जो इंफ्रास्पाइनेटस है इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये जो है एक्सटर्नली रोटेट करवाता है आर्म को, ठीक है। और टीरस माइनर है ये एडक्ट करवाता है, सॉरी, ठीक है। और एक्सटर्नली रोटेट करवाता है। और जो ये सुप्रास्कैपुलरिस है इसका फंक्शन ये है कि ये इंटरनली रोटेट करवाता है। लेकिन इतना भी आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन फंक्शन ऑफ ऑल द रोटेटर कफ मसल्स। वो ये कि ये आपका जो शोल्डर जॉइंट है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यूँ कह लें कि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो शोल्डर जॉइंट स्टेबिलिटी, ठीक है। ये एक याद रख लो, बाकी जरूरत नहीं है याद रखने के लिए, ठीक है जी। ये थे रोटेटर कफ मसल्स। अब जो है इसमें से एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड रोटेटर कफ मसल्स। तो उसमें जो है वो जो आपका सुप्रास्पाइनेटस है वो है मोस्ट कॉमन इंजर्ड रोटेटर कफ मसल, ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल इफ इंफीरियर फॉर एग्जांपल इंफीरियर डिसलोकेशन हुई है यू मेरे शोल्डर की, तो किन मसल्स की टीयर की वजह से हुई होगी? तो रोटेटर कफ मसल्स की वजह से होगी, क्योंकि ये ऊपर सुपीरियरली होते हैं तो ये ऊपर उसको सपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इंफीरियर साइड जो होती है ना उसमें वहां पर सपोर्ट नहीं होती कोई भी, तो जिसकी वजह से जो है ये इंफीरियरली डिसलोकेशन हो सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो डिसलोकेशन होती है वो एंटीरियरली होती है, ठीक है। इंफीरियरली भी होती है, ठीक है।
और क्या कह सकते हैं, इसमें पोस्टीरियर भी होती है, ठीक है। इन तीनों की तीनों डिसलोकेशन में जो नर्व डैमेज होती है वो एक्सिलरी नर्व होती है, ठीक है। अब जब एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई है तो आपका टेरेस माइनर भी डैमेज हो जाएगा, तो आप एडक्शन नहीं करवा पाओगे, ठीक है। एक तो एडक्शन नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक्सिलरी नर्व जो है आपको डेल्टोइड मसल को भी जो है वो सप्लाई करती है। तो जब एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो आपका डेल्टोइड डैमेज ही होगा, ठीक है। तो आपकी जो लेटरल साइड ऑफ द आर्म है वहां पर आपको एक लॉस ऑफ सेंसेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहां पर आपको डेल्टोइड एट्रोफी देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब कि आपका जो डेल्टोइड है वो दबा हुआ होगा, उसकी एट्रोफी हो चुकी होगी, ठीक है। तो जब ये सीन हो जाएगा तो आपकी जो आर्म एबडक्शन है, जो आगे 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 हम पढ़ेंगे, तो वो आर्म एबडक्शन जो है 15 टू 90 डिग्री तक वो नहीं हो पाएगी, ये आपका डेल्टोइड करवाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो है आर्म एबडक्शन का, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इंजर्ड जो है वो है सुप्रास्पाइनेटस। अब आ जाओ आर्म एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब है अवे। एब एब आ रहा है ना, एब लोगों में हम एब ढूंढते हैं, नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो जो भी चीज अवे जा रही है उसको हम एब कहते हैं, एबडक्शन। और जो भी पास आ रही है एड, एड मतलब प्लस करना होता है ना, तो उसको एडक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो आर्म एबडक्शन में जो आपके चार मसल्स होते हैं जो कि आर्म एबडक्शन करवाते हैं, द फर्स्ट वन इज सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है जी। दूसरा है डेल्टोइड, तीसरा है ट्रेपीजियस, ठीक है। और चौथा है आपका सेरेटिस इंटीरियर। अगर मैं बात करूं तो आपका जो सुप्रास्पाइनेटस है वो इनिशियली आर्म की अबडक्शन करवाता है फ्रॉम 0 to 15 डिग्री, ठीक है। यू कैन से दिस इज अ मैन, ठीक है। ये इसकी बाजू है, ये भी 0 पर है। आपकी जो मूवमेंट है 0 to 15 वो करवा रहा है ये, ठीक है। 0 to 15 है, ठीक है जी। डेल्टोइड जो है वो क्या करता है, वो 15 डिग्री to 90 डिग्री तक करवाता है। यू कैन से दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री तक लेकर जाना किसका काम है, डेल्टोइड का। उसके बाद जो ट्रिपीजियस है और सेरेटस इंटीरियर, ये दोनों मिलकर जो है 90 से अबव की आर्म एबडक्शन करवाते हैं। यू कैन से अबव योर हेड, ठीक है। यहाँ पर भी यही फंक्शन हो जाएगा, यहाँ भी ये सारी अबव द 90 जो फंक्शन है वो ट्रेपीजियस और सेरेटस इंटीरियर का है, ठीक है जी। इसकी नर्व रूट, इसकी नर्व जो है वो लाजमी याद रखो, सुप्रास्पाइनस ऊपर हम पढ़ रहे हैं कि डेट इज इनर्वेटेड बाय सुप्रास्कैपुलर। डेल्टोइड का भी हमने देख लिया कि डेट इज इनर्वेटेड बाय एक्सिलरी नर्व, ठीक है। ट्रेपीजियस जो है इसको एक्सेसरी नर्व, ये क्रेनियल नंबर 11 है, ठीक है। ये याद रखना है लाजमी। और सेरेटस इंटीरियर को है लॉन्ग थोरेसिक नर्व इनर्वेट करती है। इनमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज इस तरह से आते हैं कि अ पेशेंट केम टू यू, ठीक है। उसकी सम हो किसी तरह सर्जिकल नेक पर फ्रैक्चर हो गया तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है वहां पर भी, ठीक है। उसके बाद डिस्लोकेशन होगी तब भी एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी। अब वो इस तरह से बताते हैं कि वो गिरा है, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ है, उसका हमने एक्सरे किया है, सर्जिकल नेक पर उसका फ्रैक्चर हुआ है। अब वो पेशेंट जो है वो अपनी आर्म को जो है वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा थोड़ा सा भी, ठीक है। या यू कैन से कि वो अपनी आर्म को जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं लेके आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज लाइकली टू बी इंजर्ड, तो वहां पर आपने एक्सिलरी लगाना है, ठीक है। साथ में ये भी दिया हो सकता है कि डेल्टोइड ट्रोफी हो चुकी है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज है, ठीक है जी। अब ट्रेपेजियस और सेरेटस इंटीरियर का क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों का एक ही है कि मोर देन 90 डिग्री करवाते हैं अबडक्शन। अगर तो वो पूछ ले कि एक पेशेंट आया है वो अनएबल टू कॉम्ब हिज हर हेयर्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज लाइकली टू बी इंजर्ड।
अगर वहाँ पर विंगिंग ऑफ स्कैपुला का भी ज़िक्र है ना, तो फिर आपने लॉन्ग थोरैसिक नर्व लगाना है। अगर विंगिंग ऑफ स्कैपुला का ज़िक्र है, ठीक है? अगर नहीं है तो उसने पूछा है कि व्हिच क्रेनियल नर्व इज़ डैमेज्ड, तो आपने एक्सेसरी नर्व लगा देना है। ठीक है जी? तो इस तरह से एमसीक्यूज़ आने हैं, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी? अब आ जाओ नर्व पर। अपर लिम्ब की जो नर्व्स हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस पर मैं नहीं जा रहा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी समझाया तो आप सबने घूम जाना है, ठीक है जी। लेकिन चूंकि अप्लाइड एनाटॉमी है तो मैं सिर्फ उसे जो जो पूछा जा रहा है आजकल के दौर में नरी से रिलेटेड वही वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले चीज तो लिख लें आप एक्सिलरी नर्व। रिमेंबर कि आपने इसकी नर्व रूट वैल्यूज लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अब ये जो एक्सिलरी नर्व है ये कहाँ कहाँ पर डैमेज होती है, ये आपकी एक्सिलरी नर्व जो है ये सर्जिकल नेक पर, नेक ऑफ ह्यूमेरस पर डैमेज हो सकती है। ये आपकी डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमेरस एंटीरियर ह्यूमेरस पर भी डैमेज हो सकती है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इसके प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। प्रेजेंटेशन इस तरह से यही हो सकती है कि जो एक्सिलरी नर्व है ना, जो एक्सिलरी नर्व है वो सप्लाई कर रही है आपके डेल्टोइड मसल को, ठीक है। वो सप्लाई कर रही है आपके ट्रिपीजियस सॉरी टेरिस माइनर मसल को, ठीक है। अब जब ये एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, वो होगा क्या कि आपका जो डेल्टोइड है वो फ्लैटेंड हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टोइड एट्रोफी हो जाना, ठीक है। अब जो टीरस माइनर का नॉर्मल फंक्शन का वो क्या था, वो एडक्शन करवाता था, ठीक है, और एक्सटर्नली रोटेट ऑफ द आर्म करवाता था, ठीक है। तो आपकी जो एडक्शन है वो नहीं होगी, ठीक है, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डेल्टोइड है वो क्या करवाता था, वो आपकी एबडक्शन करवाता था। तो लॉस ऑफ आर्म एबडक्शन हो जाएगी एट शोल्डर ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो ये आप देखने को मिलेगा, लेकिन इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको देख लेनी चाहिए। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इस तरह नहीं कॉम्प्लिकेटेड की होती उन्होंने, वो सिर्फ इतना सा पूछ लेते हैं कि सर्जिकल नेक पर आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है, एक की पॉइंट चाहिए होता है, सर्जिकल नेक एक्सिलरी नर्व डैमेज, ठीक है, बाकी भूल जाओ सारा कुछ, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज कि अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमेरस पर एक्सिलरी नर्व डैमेज हुई है तो इसके साथ एक वेस्कुलेचर डैमेज होता है जिसका नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो वो ये पूछ सकती हैं कि एट सर्जिकल नेक फ्रैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट लाइकली टू बी इंजर्ड। तो आपने पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लगा देना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू है C5 टू C7, ठीक है जी। अब ये जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसका दो ब्रांचेज हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक सेंसरी इनर्वेशन है इसकी और एक मोटर इनर्वेशन है। अब ये जो मोटर इनर्वेशन है ये तीन मसल्स को देती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट है हमारे आर्म के, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ना उसके अंदर तीन मसल्स होते हैं, ठीक है। एक का नाम है बाइसेप ब्रेकियल, एक का नाम है ब्रेकियालिस और एक का नाम है कोरेकोब्रेकियालिस। मैं इनकी ओरिजिन इंसर्शन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, ठीक है, और कोरेकोब्रेकियालिस। आपकी एंटीरियर आर्म में जितने भी मसल्स हैं उनका नाम है, उनको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में करवाते हैं। तो डेट मीन्स कि ये जो मसल्स हैं ये आपके फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है, एट योर फोर आर्म, ठीक है जी। अब जब ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होगी या अपर टर्म का कंप्रेशन में डैमेज होती है मोस्टली, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर ये फ्लेक्शन करवा रहे हैं तो आपकी जो फ्लेक्शन है एट फोर आर्म वो डिक्रीज हो जाएगी। सुपिनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो सुपिनेशन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है कि देयर इज अ डिक्रीज बाइसेप्स रिफ्लेक्स, डिक्रीज बाइसेप्स
reflex, which nerve is most likely to be डैमेज। तो बाइसेप ब्रेकिया ही है, तो बाइसेप रिफ्लेक्स डैमेज हो रहा है, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डैमेज होगी। ठीक है, आपके जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना आर्म का, उधर एक ही मसल होता है, उसका नाम है ट्राइसेप ब्रेकिया और उसको रेडियल नर्व इनर्वेट कर रही होती है। तो रेडियल नर्व डैमेज होगी अगर प्रोक्सिमल लेगियन है उसकी, ठीक है जी। सैचुरेटेड नाइट पाल्सी वगैरह में हमें देखने को मिलती है प्रोक्सिमल लेगियन, ठीक है। तो उसमें जो आपकी आर्म की एक्सटेंशन भी नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये चीजें ना याद रखनी है आपने कि प्रोक्सिमल लेगियन क्या हो सकती है, डिस्टल लेगियन क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अच्छा, क्यूटेनियस भी है इसके साथ, तो क्यूटेनियस जो है इसका मतलब कि सेंसरी इनर्वेशन भी है। तो ये जो आपका लेटरल बॉर्डर है ना फोर आर्म का, ठीक है, इसको सेंसरी इनर्वेशन कर रही होती है मस्कुलोक्यूटेनियस की क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी आपको देखने को मिल सकती है रेडियल। आपकी फोम आपकी अंगूठे वाली साइड पर कौन सी बोन होती है? रेडियल। तो उस साइड पर जो है आपको लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगी और आपकी डोर्सल ऑफ द फोरआर्म पे भी, ठीक है जी। अब आ जाओ रेडियल नर्व। तो रेडियल नर्व की रूट वैल्यूज कौन कौन सी हैं? C5 T1, ठीक है। अच्छा, अब ये डैमेज होती है डिफरेंट रीजन में, इसकी प्रोक्सिमल लेगियन भी है, इसकी डिस्टल लेगियन भी है। प्रोक्सिमल लेगियन कब होगी? जब ये कंप्रेस्ड होगी एक्सिला में। फॉर एग्जांपल, दिस इज चेयर, ठीक है, इसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है शराब पीकर और वो रात को सो गया है। उसने आर्म जो है इधर लटका दी, इसकी जो इसका जो पीछे बैक स्पोर्ट है चेयर की, आर्म लटका दी और सो गया। अब हो गया क्या कि ये जो आपका ये रीजन है ना, ये रीजन इसको एक्सिला कहते हैं, ये आर्म है, ये रीजन एक्सिला। जब इसके ऊपर कंप्रेशन पड़ेगी ना तो ये डैमेज हो सकती है ना। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस सैटरडे नाइट पाल्सी। ये प्रोक्सिमल लेगियन है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर डैमेज हो सकती है? कंप्रेशन एट एक्सिला, ठीक है, यहाँ पर डैमेज हो सकती है। और मिड शाफ्ट पर ये डैमेज हो सकती है, मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमेरस पर। एक बात याद रखनी है हमेशा कि जब कभी भी मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमेरस का जिक्र आ जाए, वहां पर एक आपका वेस्कुलेचर, आपकी आर्टरी डैमेज होने के चांसेस होती हैं। वो कौन सी है? प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। सर्जिकल नेक पर कौन सी डैमेज होती है? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। और अगर शाफ्ट का डैमेज है, मिड शाफ्ट का, तो प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो है वो डैमेज होती है। प्रोफंडा का मतलब डीप होता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कब रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है? रिपीटेटिव प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। आप बार बार जो है अपनी रिस्ट पर जो है प्रोनेशन सुपिनेशन कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से जो डैमेज हो सकती है ड्यू टू स्क्रू ड्राइवर यूज। अब जब स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो उसमें जब आपका जो है वो डैमेज हो सकता है, तो आपको फिंगर ड्रॉप देखने को मिल सकता है, आपकी रिस्ट ड्रॉप देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। ओके, इसमें आपको जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है? अगर इंजरी जो है वो अबव द एल्बो है, ठीक है, मतलब कि प्रोक्सिमल लेगियन है, ठीक है। तो प्रोक्सिमल लेगियन में क्या होगा कि लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द पोस्टीरियर आर्म द फोर आर्म। आपको पता है कि आपकी आर्म और फोम आर्म के पोस्टीरियर साइड के जितने भी मसल हैं उनको रेडियल जो है वो इनर्वेट कर दिया। तो डेट मीन्स कि उनकी जो सेंसरी सप्लाई है वो भी जो है रेडियल ही करेगी। तो लॉस ऑफ सेंसेशन अलोंग द फुल आर्म। एक ये हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, तो आपके हैंड जो डोर्सल साइड है ना आपकी हैंड की, वो भी सेंसरी जो है उसको भी रेडियली करी होती है सेंसरी इनर्वेशन, तो वो भी लॉस हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि रिस्ट ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सटेंशन नहीं हो रही। एक्सटेंशन जो है वो किसका काम है? वो रेडियल नर्व का काम है। तो आपको रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंजरीज बिलो द एल्बो होंगी, ठीक है, इफ देर इज अ डिस्टल लेगियन,
ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्ट ड्रॉप होता है। ठीक है, इसमें आपका जो सेंसरी लॉस है वो नहीं होता। तो ये बात याद रखनी है। इफ दे अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि उसको लॉस ऑफ सेंसरी भी है, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, ठीक है, अवर द पोस्टीरियर साइड ऑफ द अलोंग द फुल आर्म, ठीक है, डोर्सल साइड ऑफ द हैंड भी, और साथ में भी स्ट्रोक है, तो कौन सी साइड होगी? आपने कहना है कि एक्सिला हो सकती है, प्रोक्सिमल नहीं है ना। ठीक है, और अगर कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रोक है, सेंसरी इनपुट जो है वो स्पेयर्ड है, देन विच एट विच लेवल देयर इज अ डैमेज टू द रेडियल नर्व, तो आपने कहना है कि ये डिस्टल रीजन है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, तो मीडियन नर्व है। तो मीडियन नर्व की रूट वैल्यू जो है वो है C5T1। ठीक है, अब ये जो मीडियन नर्व है ये कहाँ कहाँ डैमेज होती है? तो जो मीडियन नर्व है, पहले तो इसको समझ लो ना कि इसके ये इनर्वेट किन किन को करती है। ये आपकी, ये आपका हैंड है, ठीक है जी, ये आपका जो ये एरिया ना, हाफ ऑफ द हैंड, ठीक है, दैट इज इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। ठीक है, और ये वाला जो मीडियल साइड वाला हैंड है, जो आपका पिंकी फिंगर है, ये अल्नार नर्व इनर्वेट करती है। ठीक है, लेकिन अल्नार नर्व एक मसल है एडेक्टर पॉलिसिस थंब का, उसको भी जो है वो इनर्वेट करती है, लेकिन उसको भूल जाओ अभी। ठीक है जी, तो अगर लॉस ऑफ सेंसेशन, या अभी हम फिरते हैं इसकी इंजरी पहले देख लें कि मीडियन नर्व इंजर कहाँ कहाँ होती है। तो मीडियन नर्व जो है इंजर हो सकती है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर पर। ठीक है जी, इसको हम प्रोक्सिमल लेयन कहते हैं। ठीक है जी, और ये हो सकती है कार्पल टनल सिंड्रोम में डैमेज ड्यू टू द कंप्रेशन। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम आपके हैंड में होता है, तो डैट मीन्स कि ये डिस्टल लेगन है। ठीक है, अब जब ये डैमेज हो जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एप हैंड देखने को मिलेगी। इट इज अ काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी, एप हैंड डिफॉर्मिटी, और यू कैन से कि आपको जो है वो मीडियन क्ला हैंड देखने को मिलेगा। अब व्हाट इज मीडियन क्ला हैंड? ठीक है, अब ये जो मीडियन क्ला हैंड है ये है क्या? ठीक है, मीडियन क्ला हैंड इज अ डिफॉर्मिटी। ठीक है, इसमें होता है कि क्लाइंग ऑफ द सेकंड। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना कि चूंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए समझा रहा हूँ। आपके होते हैं ये मेटाकार्पल ज्वाइंट, ठीक है, उसके बाद होता है प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स, और उसके ऊपर होता है डिस्टल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट। ठीक है, अब ये जो नॉर्मली जो है इनका फंक्शन क्या है एट मेटाकार्पल फ्लेंजियल ज्वाइंट। ठीक है, ये करवाते हैं फ्लेक्शन, नॉर्मली जितने भी आपके हैंड के मसल हैं। ठीक है, और इन दोनों पर ये एक्सटेंशन करवाते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि मीडियन क्ला में क्या होता है कि जब मीडियन नर्व डैमेज होती है, तो आपका जो ये एरिया है, ये वाला, इसमें होता ये कि आपके जो ये जो मेटाकार्पल ज्वाइंट है ना, इसका फंक्शन नॉर्मली क्या है? फ्लेक्शन। तो जब ये नर्व डैमेज होगी तो फ्लेक्शन तो नहीं होगी, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके अक्कर जाएंगे, ये हाथ यहाँ से, उंगलियां यहाँ से ना अक्कर जाएंगी। ठीक है, उसके बरअक्स ये जो प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट और डिस्टल इंटरफ्लेनियल ज्वाइंट है, इन पर नॉर्मली फंक्शन क्या था? एक्सटेंशन। तो वो लॉस ऑफ एक्सटेंशन हो जाएगी, तो ये क्या होगा? ये आपकी जो है एंड जो है वो फ्लेक्स हो जाएंगी उंगलियां यहाँ पर। तो ये कहते हैं मीडियन क्ला। क्लाइंग ऑफ द सेकंड एंड थर्ड फिंगर, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेटरल लंब्रैकल्स गोन। जो लेटरल लंब्रैकल्स है ना, उनको इनर्वेट करती है मीडियन नर्व। तो जब वो लेटरल लंब्रैकल्स पैरालाइज हो जाएंगे, तो होगा क्या कि ये तो ठीक होंगे, ये वाली साइड तो ठीक होगी, लेकिन ये जो है मेटाकार्पल पर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लेक्स हो जाएंगे, तो इसको हम मीडियन क्ला कहते हैं। ठीक है, एमसीपी एक्सटेंशन एंड आईपी फ्लेक्शन सीन इन द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर। थंब को हम फिंगर नहीं काउंट करते, इसको हम थंब ही कहते हैं।
ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर की अगर at metacarpal joint there is a extension plus there is interphalangeal flexion that is called median claw hand। ठीक है, तो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है, व्हाट इज मीडियन क्ला हैंड। ठीक है, तो लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन भी होता है इसमें, लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन भी देखने को मिलता है आपको इसमें। ठीक है, अब ये जो मीडियन नर्व है ये आपके थिनार मसल्स को इनरवेट करती है। कौन से मसल को? थिनार मसल को। थिनार जो है आपकी जो अंगूठे के बेस पर जो मसल्स है ना उनको हम थिनार मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब जब ये नर्व डैमेज हो जाएगी, अब थिनार मसल में कौन कौन से मसल्स आ सकती हैं? ओपनर पोलिसिस आ सकता है, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस आ सकता है, एब फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस आ सकता है। ठीक है, तो ये जब मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी तो थिनार मसल भी डैमेज होंगे, तो आपको थिनार एमिनेंस मतलब कि थिनार एट्रोफी देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन आता होगा कि लॉस ऑफ थिनार मसल्स विच नर्व इज डैमेज, तो मीडियन नर्व डैमेज है। कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है। ठीक है, एक वुमन आई थी, प्रेग्नेंट वुमन थी, या उसको एडिमा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके हाथ के जो मसल्स जो हैं अंगूठे की बेस पर वो एट्रोफी शो कर रहे हैं, तो विच नर्व इज डैमेज? थिन मीडियन नर्व डैमेज है। ठीक है, तो ये लाजमी याद रखना है। तो इस तरह आपको केस बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था मीडियन नर्व के बारे में। अब आ जाओ अल्नार नर्व के बारे में। तो अल्नार नर्व की जो रूट वैल्यू है वो है Ca2T1। अब ये जो अल्नार नर्व है ये कहाँ कहाँ डैमेज होती है? ये डैमेज होती है आपकी मीडियल एपिकोंडाइल पर ऑफ द ह्यूमेरस। ठीक है, इसको प्रोक्सिमल लेयन कहते हैं। ठीक है, और ये डैमेज हो सकती है, हुक ऑफ हैमेट होता है आपका, अगर वो हुक हैमेट डैमेज हो जाए तो हुक के नीचे से ना आपकी जो वो अल्नार नर्व गुजर रही होती है तो वो डैमेज हो जाती है, तो हुक ऑफ हैमेट फ्रैक्चर ये आपकी डिस्टल लीजन हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में होती है तो ये डिस्टल होती है। ठीक है, जब आप कोई बाईसाइकिल चला रहा होता है ना, बाईसाइकिल, तो होता क्या है कि वो अपने हैंड बैलेंस को ना पकड़ता है, तो जब वो पकड़ता है जोर से पकड़ता है तो तब भी ये नर्व डैमेज हो सकती है, तो तब भी हमें देखने को मिलता है। इसके जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो क्या देखने को मिलती है? अल्नार कला सेम लाइक मीडियन है, लेकिन इसमें आपकी जो फिंगर्स हैं वो चेंज हो जाती है। मेटाकार्पोफ्लेंजियल ज्वाइंट जो है वो एक्सटेंड करता है एट 3 and 4 फिंगर, मतलब कि आपकी रिंग फिंगर एंड आपकी जो है रिंग फिंगर ही होगी ना, हाँ रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर। ठीक है, और फ्लेक्शन हो जाएगी इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट की, इसको हम अल्नार कला कहते हैं। ठीक है जी, और लॉस ऑफ क्या कहते हैं सेंसेशन ओवर द मीडियल अम्ब्रेकर्स, ये फंक्शन ये सेंसरी लॉस आपको देखने को मिलेगा। और चूंकि आपका अल्नार नर्व है जो वो आपके एडक्टर ओलिसिस को भी इनर्वेट करता है, ये वाहिद मसला है थंब का जिसको जो है वो अल्नार नर्व जो है इनर्वेट करती है। तो थंब की एडक्शन जो है ना, काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, अब काउंटिंग फॉर एग्जांपल यू कैन ट्राई, आप अपने थंब को अपनी जो पिंकी फिंगर है उसकी टिप के साथ लगाओ, इसको हम काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप तस्बीह कर रहे होते हो ना, तो ये जो तस्बीह करनी होती है ये एडक्शन पुलिस का काम, एडक्शन या ओपोनेंट का काम है। ठीक है, तो जब अल्नार नर्व डैमेज होती है तो आप काउंटिंग में नहीं कर पाते, तो आपको अल्नार नर्व डैमेज में ये देखने को मिलता है। दूसरी बात ये कि आपको हाइपोथिनार, अब ये हाइपोथिनार क्या है? हाइपोथिनार मसल्स आर दोज मसल व्हिच आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ आपकी पिंकी फिंगर की बेस पर ये मसल्स होते हैं, तो अगर इनकी एट्रोफी हो जाए तो दैट मीन्स कि आपकी अल्नार नर्व है वो है डैमेज। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये थे जी नर्व्स के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ
अपर लिम्ब की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ब्रेकियल फ्लेक्सर लिगेंड्स है ना, उनके ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले तो आपने आना है एब्स पैल्सी, ठीक है। तो एब्स पैल्सी जो है, ये आपने पहली बात तो ये याद रखनी है कि अपर ट्रंक डैमेज की वजह से होती है। इसकी रूट वैल्यूज लाजमी याद रखनी है, C5 टू C6। होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये ड्यूरिंग द चाइल्ड इन्फेंट्स वगैरह में होता है या अडल्ट ट्रॉमा में होता है, लीडिंग टू द नेक ट्रैक्शन। ये आपकी नेक क्या है, ठीक है, ये आपका शोल्डर है। अब होता है क्या है, फॉर एग्जांपल इन केस वी अडल्ट, अगर हम अपनी नेक को अपने शोल्डर के साथ मूव करें, इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है जी, फ्लेक्शन कहते हैं। अब अगर हम अपनी नेक को दूसरे शोल्डर के साथ मूव करें, दूसरे शोल्डर की तरफ, तो ये इधर से क्या हो जाएगा, इधर से एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस इज योर एक्सटेंशन। अब मैं कैसे बना कर दिखाऊं तुम लोगों को, इट्स डिफिकल्ट, लाइक यू कैन से दिस इज योर नेक, ठीक है, नॉर्मली ये है। अब होगा क्या कि ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एक्सटेंशन हो जाएगी नेक की। तो जब ये एक्सेसिव एक्सटेंशन होगी ना, तो यहाँ पर आपकी ब्रेकियल नर्व की जो अपर ट्रंक है वो डैमेज हो जाएगी। तो जब वो डैमेज होगी, दैट विल लीड्स टू एप पाल्सी। एप पाल्सी को हम वेटर टिप्स भी कहते हैं, ठीक है, वेटर टिप एंड डिफॉर्मिटी। इसमें होता क्या है कि जब ये डैमेज हो जाएगी एप पाल्सी, तो इसकी जो नर्व रूट्स है C5 C6 एक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इसमें आर्म अबडक्शन हो जाएगा, ठीक है, आर्म जो है वो हैंग हो जाएगी, साथ एडक्शन हो जाएगी, ठीक है। टेरेस माइनर डैमेज हो जाएगा ना, एक्सिलरी नर्व डैमेज हो रही है साथ में, ठीक है। तो टेरेस माइनर फंक्शन जो है एबडक्शन वो डैमेज हो जाएगा, तो आर्म आपकी क्या हो जाएगी, हैंग हो जाएगी मीडियल साइड टू, ठीक है। लेटरल रोटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपकी जो आर्म है वो मीडियली रोटेटेड हो जाएगी पीछे की तरफ, ठीक है। सुपिनेशन नहीं होगी, लॉस ऑफ सुपिनेशन हो जाएगी, आर्म जो है वो एक्सटेंडेड हो जाएगी, इनपोरेटेड सीम्स लाइक द जो आपका वेटर है ना, वो पीछे मुड़कर आगे आगे है उसका मुंह, लेकिन वो पीछे अपना हाथ कर कर टिप मांग रहा है। तो डेट्स वाई इसको हम वेटर टिप्स भी कहते हैं। आपने जो इसमें बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, आपको केस यूं आ सकता है कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, वजाइनल डिलीवरी, ठीक है, वजाइनल डिलीवरी हुई है, लेकिन बाद में जब एग्जामिनेशन किया है बेबी को, तो हुआ ये है कि उसकी जो आर्म है वो मीडियली रोटेटेड है, ठीक है, एबडक्टेड है, हैंग है साथ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज दिस, तो आपने लगाना है एब्स पाल्सी। अगर ये ऑप्शन ना हुआ तो वेटर हैंड टिप्स डिफॉर्मिटी हो सकता है, वो लगा देना। या यूं पूछ सकते हैं कि विच ट्रंक इज डैमेज, तो अपर ट्रंक लगाना है। या यूं पूछ सकते हैं कि विच रूट्स आर डैमेज, तो हमने ये लगाना है, ठीक है जी। तो ये था अब पालसी से रिलेटेड। अब आ जाओ क्लम्पकीज पालसी। इसकी जो रूट वैल्यूज है वो C8T1 है, ठीक है, वही अनलार्नर वाली रूट वैल्यूज, ठीक है। ये कौन सी है, ये लोअर ट्रंक की डैमेज की वजह से होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि आपका जो एक्सिल है, पहले तो वो नेक की इस एब्स पैलिसी में क्या होता है कि नेक की ओवर एक्सटेंशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्सिला, दिस वन इज योर एक्सिला, इसकी हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द एक्सिला दैट विल लीड्स टू लोअर ट्रंक इंजरी, ठीक है। तो क्लम्पकेस पाल्सी में C8 टू T1 की रूट्स डैमेज हो रही हैं, तो इसमें आपकी बहुत सारी जो है वो नर्व्स आ जाएंगी, ठीक है। इंट्रासिक हैंड मसल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, लंब्रैकल्स, इंट्रोशियाई, थिनार, हाइपोथिनार मसल जो है वो डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्लासिकल जो है कला हैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द अल्नार नर्व ही इसमें डैमेज हो रही है, ठीक है। तो क्ला हैंड वही था कि मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगी, और PIP एंड DIP पर क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये है। उसके बाद एक और है, यूएस फर्स्ट एड में दिया हुआ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एंडरी मिस से रिलेटेड कभी MCQs नहीं आया।
लेकिन आप फिर भी कर लो। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ये भी लोअर ट्रंक की पॉलिसी होती है, सेम लाइक क्लम्प की पॉलिसी होती है, लेकिन इसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, सिर्फ एक बात याद रखनी है कि पैनकोस ट्यूमर है ना, ठीक है, ये पैनकोस ट्यूमर होता है जो कि इस नर्व को जो है लोअर ट्रंक को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो है ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो विंग्ड स्कैपुला। विंग्ड स्कैपुला, तो विंग्ड स्कैपुला में वही चीज जो हमने लॉन्ग थोरेसिक नर्व के बारे में पीछे पढ़ के आए हैं कि इफ देयर इज difficulty in arm abduction above the horizontal level and the patient is having the winging of scapula, which of the following nerve is most likely to be damaged, then you have to mark the long thoracic nerve। ठीक है, इसमें से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है विंगिंग ऑफ स्कैपुला, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। ये जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला है मोस्ट कॉमनली आयाट्रोजेनिक इंजरी की वजह से होती है। कौन सी? आयाट्रोजेनिक, मतलब कि ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर। अब उन सर्जिकल प्रोसीजर में कौन कौन से प्रोसीजर आ सकते हैं? एक्सिलरी नोट डाइसेक्शन, ठीक है, मास्टेक्टमी। एमसीक्यूज आया था एनआरई का कि इन मास्टेक्टमी विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो डैमेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, एक केस आया हुआ था एनआरई का, मैं पूरा सुना देता हूँ। अ वुमन 44 ईयर ओल्ड विद ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, स्टेटस पोस्ट लेफ्ट साइडेड मेस्टेक्टमी, ठीक है, पोस्ट जो है उसकी लेफ्ट साइडेड की मेस्टेक्टमी कर दी, मेस्टेक्टमी कर दी और एक्सिलरी नोट डाइसेक्शन भी हमने की, क्योंकि मेटास्टेसिस के खतरा था तो हमने नोट डाइसेक्शन भी कर दी। अब वो हफ्ते बाद आई है, प्रेजेंट विद लेफ्ट आर्म स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी इन कॉम्बिंग हर हेयर्स, मतलब कि वो अपने हेयर्स को कॉम्ब नहीं कर पा रही। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज नर्व, तो साथ में प्रोट्रियन ऑफ द स्कैपुला भी लिखा हुआ था, जिसको हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी कहते हैं, तो मोर इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो उसमें जो नर्व डैमेज होती है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होती है। ठीक है जी, ये था विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब आ जाओ रिस्ट रीजन पर, तो रिस्ट रीजन में आपने जो चीजें बात याद रखनी है वो कार्पल बोन्स को देख लो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो जो बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है, स्केफोइड, लियोनेट, ठीक है, यू कैन से हुको फैमेट भी आप याद रख सकते हो, हुको फैमेट। ठीक है, अब ये जो स्केफोल्ड है इट इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन इन कार्पल बोन्स, ठीक है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड बोन इन कार्पल बोन्स, और ये जो है मोस्ट डिसलोकेटेड है। ठीक है, और हुको फैमेट अगर फ्रैक्चर हो जाए तो यहाँ पे कौन सी नर्व डैमेज हो रही थी? अल्नार नर्व डैमेज हो रही थी। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, आप अगर अपने अंगूठे को एक्सटेंड करो ना तो आपको टेंडन नजर आएगा, दो टेंडन नजर आएंगे, उन दो टेंडन्स के दरमियान एक जो ग्रूव बन रहा है ना उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। जब आप उसको टच करोगे ना उसके अंदर तो आपको एक फर्म हड्डी सी नजर आएगी, वो बेसिकली आपकी स्केफोइड होती है। ठीक है, तो जब स्केफोइड फ्रैक्चर हो जाए ना तो ये नेक्रोसिस करवा देती है। क्यों? क्योंकि ये साथ में एक आर्टरी को डैमेज करती है, उस आर्टरी का नाम है रेडियल आर्टरी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक पेशेंट आया है, ठीक है, उसको एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में बड़ी ज्यादा पेन हो रही है और वहां पर ब्रूजिंग हुई है या रेडनेस हुई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज इन स्केफोइड फ्रैक्चर? तो रेडियल आर्टरी। अंगूठे की तरफ कौन सी बोन है? रेडियस, तो रेडियस की तरफ कौन सी आर्टरी हो सकती है? रेडियल आर्टरी। ठीक है जी, तो ये आपने देख लेना है। ठीक है,
ये सारा कुछ था। हैंड मसल्स आप देख लेना क्या होते हैं क्या नहीं। हैंड मसल में मैंने वो ऊपर बता दिया, थिनार हाइपोथिनार, जैसे जैसे मैं साल में करवाता गया था वो मैंने करवा दिया था, ठीक है। अब आ जाओ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। लॉस ऑफ एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। ये आपकी फिंगर्स हैं, आप ना तो इनको एबडक्ट कर एडक्शन करवा रहे हो, ना तो आप एबडक्शन करवा रहे हो। मतलब आप अपनी उंगलियां ना खोल पा रहे हो ना क्लोज कर पा रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज, यहाँ पर अल्नार नर्व डैमेज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मसल है ना, इनको हम कहते हैं एंट्रोशियाइज मसल, ठीक है। एंट्रोशियाई, ये होते हैं डोर्सल एंट्रोशियाई होते हैं, और एक होते हैं पार्मर एंट्रोशियाई। डोर्सल एंट्रोशियाई एंड पार्मर एंट्रोशियाई। बड़ा अच्छा सा निमोनिक दिया हुआ है, इनका फंक्शन क्या है। डोर्सल को हमने याद रखना है डैब से, डैब, डी से डोर्सल, ए से एबडक्शन। जो डोर्सल एंट्रोशियाई वो एबडक्शन करवाते हैं उंगलियों की। पी से पैड, एडक्शन। ये जो पार्मर एंट्रोशियाई ये करवाते हैं एडक्शन ऑफ द फिंगर्स। तो ये दोनों जो है एंट्रोशिया इनको इनर्वेट करती है अल्नार नर्व। तो whenever you will see a case of loss of abduction and adduction of the fingers, which of the following nerve is most likely damaged, then you have the ulnar nerve, ठीक है। loss of opposition, loss of opposition seen in which nerve damage, तो आपने याद रखना है मीडियन नर्व में, ठीक है। ऑपोजिशन जो है, ओपोनेंट पॉलिसिस मसल जो है थंब के, उनको मीडियन नर्व इनर्वेट करती है, ओपोनेंट पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। तो जब मीडियन नर्व डैमेज हो जाएगी तो दैट मीन्स कि लॉस ऑफ ऑपोजिशन जो है वो मीडियन नर्व डैमेज होने की वजह से होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो क्ला हैंड डिफॉर्मिटी। क्ला हैंड किस में डैमेज हो जाता है? वो डैमेज होता है अल्नार नर्व में, ठीक है, या क्लम्पकीस पाल्सी में। क्योंकि क्लम्पकीस पाल्सी की भी जो नर्व रूट थी वो सेम एज अल्नार नर्व की थी, ठीक है। अगर मीडियन क्ला आ जाए तो भाई मीडियन क्ला पे हमने मीडियन नर्व लगानी है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट कांट टच द शोल्डर विथ फिंगर्स। पेशेंट कांट टच द शोल्डर विथ फिंगर्स, विच नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज। तो यहाँ पर जो है मस्कुलो कटेनियस है। अब जो आपकी आर्म है ना, फिंगर्स से टच नहीं कर पा रहा, मतलब कि उसकी जो आर्म की मूवमेंट है वो हो ही नहीं पा रही। तो यहाँ पर आपकी जो आर्म की फ्लेक्शन थी, जो फ्लेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी आर्म को ऊपर लेके जा रहे हो तो ये आपकी बेसिकली फ्लेक्शन हो रही है, तो मस्कुलोकटेनियस नर्व जो है यहाँ पर डैमेज होगी, ठीक है जी। रिस्ट, तो रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व डैमेज होगी? रेडियल नर्व डैमेज होगी, ठीक है जी। उसके बाद एप हैंड डिफॉर्मिटी, एप हैंड डिफॉर्मिटी, या जिसको हम क्या कहते हैं, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी कहते हैं इसको, हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी कह सकते हैं, या हम इसको मीडियन क्ला हैंड भी कह सकते हैं। तो मीडियन का लफ्ज आ गया तो यहाँ पर कौन सी नर्व डैमेज होगी? मीडियन नर्व, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ शोल्डर डिसलोकेशन। अब ये इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, इंफीरियर है। शोल्डर डिसलोकेशन, तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? एक्सिलरी नर्व, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया आपको अपर लिम्ब से रिलेटेड, कि डॉक्टर है उसने मेडिकल स्टूडेंट को कहा है कि वेनी पंक्चर करो, तो आप कौन सी वेन सेलेक्ट करोगे मोस्ट कॉमनली? तो मीडियन क्यूबिटल वेन जो है, मीडियन क्यूबिटल वेन फॉर आईवी पंक्चर्स,
मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर्ड होता है ना अपर लिम्ब में, सारी बातें वहीं से हम मेजर करते हैं। तो कौन-सी आर्टरी से मेजर करते हैं? तो वो है आपकी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, बीपी मेजर, ठीक है? ये याद रखना है। उसके बाद विच आर्टरी इज़ डैमेज इन द स्कैफोल्ड फ्रैक्चर, तो रेडियल आर्टरी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? मोस्ट कॉमन यूज़ फॉर आईवी पंक्चर, कौन सी वेन यूज़ करते हैं हम? मीडियन क्यूबिटल वेन यूज़ करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेफलिक वेन एंड द बेसिलर वेन, ठीक है? तो ये है, इस तरह से रिलेटेड इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे अगर पूछे गए। तो ये जी मैंने अपर लिम्ब की टोटल अप्लाइड एनाटॉमी करवा दी हुई है। इससे हटकर कोई एमसीक्यूज नहीं आने वाला। अगर ये आपने देख लिया है तो आपको पढ़ने की भी नहीं जरूरत, ठीक है? तो ये देख लेना, और ये अगर आपने देख लिया तो 1 से 2 एमसीक्यूज जो है लाजमी आने वाले हैं इनमें से, पक्का कंफर्म है ये, मेरी तरफ से तो कंफर्म है। तो ये लाजमी देख लेना। होप सो कि आपको समझ आ गई है। अनाटमी जो है ये बेसिकली इट इज़ अ रट्टा लाइक सिस्टम, ठीक है? इसको रट्टा ही लगाना पड़ता है। फिजियो बायोकेमिस्ट्री या पैथो की तरह नहीं है जिसको हम कोर कंसेप्ट बनाकर समझ सकें। तो इसको आपको रट्टा ही लगाना पड़ता है, लेकिन रट्टा लगाने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है, दिमाग की ज़रूरत होती है। तो होप सो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया होगा, या अच्छे से एक अच्छे वे में या एक ईजी लैंग्वेज में आपको बता दिया है, और इससे हटकर कुछ भी नहीं आने वाला। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोअर लिम्ब की जितनी भी अप्लाइड एनाटमी है उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एब्डोमिनल की तरफ आ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।